है जो एमसीक्यू है जो करने का प्रयास करेंगे, जो कम से कम 35 से 40 मिनट की है जो बढ़ाए। तो अब अपन है जो एनसीईआरटी की ओर मूव करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, जो महाद्वीप और महासागरों का वितरण है, ये एनसीईआरटी 11th क्लास की है जो इसमें दे रखा है, ठीक है। 11th क्लास की एनसीईआरटी में ये क्लास में दे रखा है क्वेश्चन, तो उसको अपन है जो एक बार ड्रॉ करते हैं, समझने का प्रयास कर। देखो इसमें अपन है जो ऊपर जो भूमिका दे रखी थी उसको नहीं पढ़ेंगे, अपन है जो महाद्वीपीय जो प्रवाह है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं कि जो मध्य अटलांटिक तट की आकृति है, अब देखो इसमें मध्य अटलांटिक महासागर की तट रेखाओं की आकृति को ध्यान से देखेंगे। इस प्रकार है जो महासागर के दोनों तरफ तट रेखाओं में आश्चर्य जनित जो सिमेट्री पाई जा रही है। ये क्या कह रहा है, अपन मध्य जो अटलांटिक महासागर देखेंगे तो इसमें क्या इनको मिली थी, सिमेट्री मिली। तो इस समानता के जो बहुत से वैज्ञानिकों ने जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एक साथ जुड़े होने की है जो संभावना व्यक्त की थी। ये क्या, ये जो स्टार्टिंग है जो थ्योरी है, ठीक है, उनको है जो सिमेट्री लगी थी, तो फिर उन्होंने जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग होते थे, तो उनको जानने की जो इच्छा होती थी, तो उन्होंने क्या किया था, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिकन जो प्लेट है इनको जो जानने का प्रयास किया था। और विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1800 सॉरी 1500 में 10 एक मानचित्र व्यथा हुए थे। क्या होते 1500, अब्राहम ऑस्ट्रेलिस अपन ने जो पढ़ा था, तो उन्होंने जो संभावना व्यक्त की थी, उन्होंने जो क्या कहा था, जो महाद्वीपों के बारे में अपन ने जो क्लास में जो अब्राहम ऑस्ट्रेलिस के बारे में मैंने आपको जो पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है। उसके बाद है जो क्या किया था, जो ऑन्टेनियो पेल्ग्रिनी हुए थे, इन्होंने भी ये जो संभावना व्यक्त की थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो तीनों महाद्वीपों को करके एक इकट्ठा मानचित्र जो बनाया था, ठीक है। इन्होंने जो तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा करके जो मानचित्र बनाया था, तो ये क्या है, जिग फिट स्थिति के रूप में बैठ रही थी, ठीक है। तो ये जो एक तो इब्राहिम ऑस्ट्रेलियस हुए थे और एक जो पिलग्रिनी हुए थे। उसके बाद आए थे जर्मन जो अल्फ्रेड वेगनर थे, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, कब दिया था, तो 1912 में दिया था। ये एनसीईआरटी में लिखा है, तो आपको एग्जैक्ट अगर सन दे रखा है तो उसको आप याद रखोगे। और इस सिद्धांत में महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित है। इस सिद्धांत का आधारभूत संकल्पना यही थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड पर थे। ये अपन ने जो पढ़ा था, एक अकेले भूखंड पर था, उसको एक पेंजिया नाम दिया था, दूसरे का नाम जो जल से घिरा हुआ था, जल का बड़ा भाग था, पेंथलासा नाम दिया था, ठीक है। इस भूखंड पर बड़े घिरा हुआ था और उन्होंने जो पेंजिया नाम दिया, संपूर्ण पृथ्वी स्थल था, और विश्व महासागर को पेंथलासा का था। ये चीजें अपन ने जो डिटेल में पढ़ रखी, ठीक है। और 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो महाद्वीप का जो पेंजिया का विभाजन हुआ, पेंजिया का दो बड़े महाद्वीप, एक तो लॉरेशिया था और दूसरा गोंडवाना में हुए। तो उत्तरी और पश्चिम में दक्षिणी जो भूखंडों के रूप में विभक्त था। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो उत्तर में था एक दक्षिण में था, इसको अपन जो अंगारा लैंड दिया था, इसको जो गोंडवाना लैंड नाम दिया था, ठीक है। और लोरेशिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक हिस्सों में बढ़ गए थे, अनेक अनेक हिस्सों में जो टूट गए थे, तो वह भी मैंने आपको नाम बताए थे कौन कौन से थे, ठीक है। जो आज महाद्वीप के रूप में जो बीते महाद्वीप के रूप में महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में एक जो प्रमाण है जो प्रस्तुत किए थे, वो प्रमाण है जो मैंने भी आपको जिग्साफिट के रूप में हो गई, या जीवाश्म, या वनस्पति, डायनासोर के बारे में, या लेमूर है, या ग्लोटोसिस वनस्पति, इसके बारे में सबसे बताया था। तो ये एनसीईआरटी में ले दे रखा है, तो उसको अपन एक बार पढ़े। तो महाद्वीपों के जो साम्य होने की बात करता है, ये अमेरिका, इन्होंने क्या किया था, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के ये जो मान लीजिए ये कौन सा है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका का ये जो पूर्वी तट है, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका हो गया। और ये अपन कहते हैं अफ्रीका, ये अफ्रीका का जो पश्चिमी तट हो गया। तो ये क्या है, ये दोनों है जो चीजें सामने बैठ रही थी, ठीक है, सामने दिखती है। ये भी ध्यान देने के लिए योग्य, ठीक है। ये चीजें हैं जो इनको क्या है, ये क्या अद्भुत और त्रुटि रही थी, इनमें इन्होंने कहा था कि कोई त्रुटि नहीं, जेड टू जेड है जो चीजें एकदम फिट हो रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ये इस प्रकार की अगर कोई डायग्राम बना दिया मैंने, और इसमें अगर यहाँ पर कोई ऐसा एक, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें है जो फिट बैठ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा, और एक आकृति का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार है जिन्होंने साम्य दिखती है, ठीक है। उसके बाद जो 1966 में जो बुलबर्ड नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो कंप्यूटर प्रोग्राम की दृष्टि से प्रोग्राम की सहायता से क्या किया था, जो अटलांटिक तटों को जो जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। क्या किया था, इन्होंने जो मानचित्र तैयार किया था, और तटों का जो साम्य होने की सिद्ध बात हुई थी। तो वो एक तो बुलबर्ड हो गए थे, इनका वैज्ञानिक नाम कई बार स्टेटमेंट में आ जाए तो आप ध्यान रखोगे। तो ये एनसीईआरटी पढ़ने का ये फायदा है कि अपन को कोई भी चीज है जो पीछे नहीं रहती है। जो बुलबर्ड के बारे में अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद है जो साम्य बिठाने की किया था, और उन्होंने जो 1000 कदम तक है जो गहराई है जो उन्होंने जो तटरेखा की गहराई है जो साम्य बैठ रही थी, ठीक है। ऐसी 1000 कदम तक गहराई में ये फिट बैठ रही थी। उसके बाद है जो महासागरों को है जो पार जो चट्टान है, उनमें आयु में समानता पाई जाती है। अगर ये मान लो ये मध्य अटलांटिक जो महासागर है, अटलांटिक, इसके जो इधर की तरफ पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ क्या हो गई थी, जो चट्टानें थी, जो उन्होंने रेडियोमेट्रिक जो वैज्ञानिक विधि से उन्होंने जो इनकी एज निकली थी, तो एज में क्या हो गया था, महाद्वीपों के जो निर्माण के जो सरलता से जाना जा सकता था। और उन्होंने क्या कहा,
करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी ब्राजील के तट पर और दूसरी जो पश्चिमी जो अफ्रीकी तट पर मिलती है, आपस में क्या कहती है, मेल खाती है। इनके गुण है, इनके जो लक्षण है जो एक जैसे इनको विशेषता मिली थी। तो ये क्या जो किस विधि से किया था, तो ये आप रेडियो मैट्रिक्स की वजह से आप इन चीजों को ये जो याद रख सकते हो। ठीक है, एक तो रेडियो मैट्रिक्स है, ओके, आयु की समानता ये आप एडिंग है, इस प्रकार चीजें याद रख सकते हो। उसके बाद इसमें क्या है, दक्षिणी जो अमेरिका है और अफ्रीका के तटों एक साथ पाए जाने वाले जो पारंपरिक जो समुद्री निक्षेप है जो जुरेसिक काल के हैं, उनमें भी ये जो पारंपरिक जो समुद्री निक्षेप हो गए या जीव जंतु हो गए वो जुरेसिक काल के हैं। उनमें भी क्या पता चलता है कि ये जो महासागर है वो एक रहे होंगे। ठीक है, और उससे पहले जो इस समय से पहले महासागर में ये उपस्थित नहीं था। ठीक है, उसके बाद जो टिलेट होते हैं, उसके बाद अपन है जो दूसरा जो इनका जो तर्क था या सिद्धांत के जो प्रमाण दिए थे वो क्या दिए थे, साम्य के रूप में जो एक तो साम्य हो गया, दूसरा जो आयु में समानता होगी, और तीसरा जो टिलाइट के रूप में। टिलाइट ये क्या, ये ईमानी निक्षेपण है जो भारत के गोंडवाना लैंड के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। उसके अलावा भी ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते थे, तो उन्होंने कहा था, अपन ने भी ये पढ़ा था। ठीक है, टिलाइट के बारे में तो ये टिलाइट देखो, टिलाइट उसमें नहीं आया था। ठीक है, टिलाइट नहीं आया था। जो ईमानी निक्षेप अपना से ईमानी निक्षेपण के बारे में जो आया, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, टिलाइट अवसाद क्या है, क्वेश्चन बढ़ जाए कि टिलाइट अवसाद क्या है, तो ये क्या ईमानी निक्षेपण है। इसको आप अगर मार्क में कर दो, ये क्या है, ईमानी निक्षेपण। ठीक है, ये क्या है, ईमानी निक्षेपण है, टिलाइट अवसाद। ठीक है, इसको मैं ये जो यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टिलाइट है जो ईमानी निक्षेपण, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये है जो अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया, या फिर जो फॉकलैंड द्वीप समूह हो गया, या मेडागास्कर जैसे हो गया, या अंटार्कटिका हो गया, या ऑस्ट्रेलिया में ये चीजें जो मिलती है, ये कहाँ पर मिलती है। अब जो अफ्रीका हो गया, जो गोंडवाना लैंड का भाग था उसमें जो पाई जाता है, गोंडवाना लैंड के तलछटों में जो इनकी जो समानता थी, तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये जो जलवायु है जो विस्थापन वर्तमान हुआ है, परंतु एक समय पर ये जो एक रही थी। उसके बाद ये जो प्लेसर निक्षेप है, ये जो सोने की जो चीराएं होती है, ये भी है जो ब्राजील में पाई जाती थी। स्पष्ट है जो ये घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील उसमें निकले होंगे, और दोनों है जो महाद्वीप है जो एक रहे होंगे। तो आप है जो एक तो थीलाइट का याद रख सकते हो, ये जो है जो प्लेसर निक्षेप है सोने के, इनके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद अपन है जो आगे एनसीईआरटी में चलते हैं, क्या दे रखा है। ठीक है, उसके बाद है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ है जो फॉसिल्स, जो जीव जंतु थे उनके जो फॉसिल है जो पाए जाते। तो यदि समुद्र के अवरोधों के दोनों विपरीत केंद्र पर जल व स्थल पाए जाने से पेड़ पौधे जीव जंतुओं में भी, प्राणियों में भी समाधि पाई जाती। ठीक है, अपन ने जो ग्लूकोसिस वनस्पति देखी थी, या मिसोसॉर्स देखी थी, या फिर जो जीव जंतु देखे थे उनके भी, जैसे इसमें लेमुरिया दे रखा है। ये भी क्या है, भारत और मेडागास्कर या अफ्रीका में मिलते थे। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों खंडों को जोड़कर एक जो सतत स्थल खंड है जो लेमुरिया का, क्योंकि लेमुर जीव जंतु था तो इसको अपन ने, इन्होंने क्या नाम दे दिया था, ये जो लेमुरिया नाम दे दिया था। किसको, मेडागास्कर, भारत और अफ्रीका को जोड़कर है जो लेमुरिया नाम दे दिए थे। ठीक है, उसके बाद स्वीकार। ठीक है, उसके बाद है जो मेसोसोरस नामक एक और प्रमाण मिलते हैं। किसके मिलते हैं, मेसोसोरस के नामक है जो छोटे रेंगने वाला जीव था, इसके भी है जो प्रमाण मिलते थे। ये भी आप याद रखोगे, एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा हुआ। ठीक है, इसकी जो अस्थियां है जो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी कैंप प्रांत है ब्राजील के इरावरी जो शैल समूह कहाँ पर मिलती है, इसके जो अस्थियां जो कहाँ मिली, तो एक तो केवल दक्षिण अफ्रीका के कैंप प्रांत में, और जो ब्राजील के इरावरी शैल समूह में इसके प्रकार के मिले थे। और ये दोनों स्थल है जो आप वर्तमान में क्या है, 4800 किलोमीटर के दूर पर है, परंतु वर्तमान में क्या देख रहे होंगे, तो करोड़ साल की घटना है। और वर्तमान में क्या इनका जो मूवमेंट है जो देख लो, 4800 किलोमीटर दूर हो गए, और वर्तमान में भी क्या ये गतिशील है। ठीक है, उसके बाद अपन है जो आगे चलते हैं। उसके बाद अपन है जो महाद्वीपीय जो बल है, बल उसके संबंध में देखेंगे। ठीक है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपों के विस्थापन के दो कारण थे। वेगनर ने जो महाद्वीपों के कितने कारण माने थे, दो कारण माने थे। वो कौन सा, एक तो है जो पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल, एक तो है कौन सा, ध्रुवीय या पोलर बल, और एक है जो ज्वारीय या ट्राइडल फोर्स माना था। तो इन्होंने क्या माना था, ध्रुवीय बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित था। ध्रुवीय बल है ये क्या था, ये जो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित था, जो पृथ्वी की आकृति को एक संपूर्ण गुलाब जैसी नहीं, और तो ये क्या उभरी हुई, ये क्या कह रहा है, तो ये इस प्रकार है, क्या इस प्रकार एग्जैक्ट गोल नहीं है, इस प्रकार की आकृति है। तो इसमें क्या हुआ है, उभार हुआ, क्या उभार आया हुआ है। तो ये क्या घूर्णन की वजह से क्या इसमें उभार आ गया। और जो दूसरा वैज्ञानिक ने बल बताया था वो है क्या, ज्वारीय बल। ये क्या है, ज्वारीय जो सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण से हुआ था। क्या है, जब भी ये पृथ्वी के पास अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो दूरी कम रही होगी, तो इससे क्या हुआ होगा कि ये ज्वारीय बल है जो उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, ये करोड़ों वर्ष के दौरान प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम है। यद्यपि बहुत वैज्ञानिक ने जो इन दो मुल्कों को नकारा था कि ऐसी जो संभव नहीं है, वो अपन ने जो बिल्कुल डिटेल में थ्योरी पढ़ रखा पहले से। ठीक है, ये एक आप रिवीजन के तौर पर भी पूरी क्लास को सार के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो 7 धाराओं का जो कंजर्वेशनल करंट के बारे में जो क्या थ्योरी थी, इसके बारे में अपन देख सकते हैं।
तो ये 1930 के दशक में जो आर्थर होम्स के द्वारा दी थी। आर्थर होम्स ने कहा जो क्या कहा था कि ऐसा ही कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो यूरेनियम, थोरियम होते हैं, उनके विघटन से जो क्या होंगे जो धाराओं का निर्माण होता है, ऐसी धाराओं का निर्माण होता है और वो क्या करती है, जो महाद्वीपीय या जो महासागरीय क्रस्ट को नष्ट करके जो मैग्मा या लावा को जो ऊपर लाती है। तो रेडियो एक्टिव तत्वों में जो ताप में विभिन्नता होती है, मेंटल के भाग में उत्पन्न होती है। होम्स ने तर्क दिया था कि ये पूरे मेंटल के भाग में इस प्रकार धाराओं का तंत्र विद्यमान है और ये प्रवाह बलों की जो व्याख्या करता है। क्या करता है? ये क्या करता है? इसकी वजह से क्या है, जो महाद्वीप और महासागर है जो गतिशील होते हैं, ठीक है? जिसके आधार पर है जो समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय व्यवस्थापन को है जो समकालीन वैज्ञानिकों ने जो इस प्रकार से इस घटना को नकार दिया था, ठीक है? तो ऑर्थर होम्स का 7 धाराओं का सिद्धांत आप याद रख सकते हो। उसके बाद है जो महासागरीय तल का जो मैपिंग है वो किस प्रकार है, मानचित्रण है जो किस प्रकार है, तो महासागरीय बनावटों और आकार का विस्तृत जो शोध ये स्पष्ट है कि महासागरों का जो अध्यस्थ तल एक विस्तृत मैदान नहीं, ये इनका ये आप यहाँ से याद रखोगे कि ये एक महासागरों का भाग देखोगे तो ये एक इस प्रकार का समतल मैदान नहीं, क्या है? ये समतल मैदान नहीं है। इसमें भी क्या है कि कहीं ऊंचाउच है, क्या पाया जाता है? इसमें भी क्या है, कहीं पर भी ऊंचाउच पाए जाते हैं। किस प्रकार है जो ऊंचाउच पाए जाते हैं? इसमें जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद है जो निरूपण में अज्ञात महासागरीय का इनका ध्यान प्रस्तुत किया और किस प्रकार की जो ऊंचाउच मिले थे उसको देख। तो अध्यस्थली में क्या मिलेंगे, महासागरीय जो पर्वत कटके मिलेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगी, एक तो जो पर्वत कटके मिलेंगी और गहरी खाइयां मिलेगी। आपको क्या मिलेगी, यहाँ जलमग्न पर्वत है जो, और जो किनारों पर स्थित है, ये जो प्राय ये क्या चीज है, ये जो किनारों पर है, महाद्वीप के किनारों पर स्थित है। और मध्य महासागरीय कटक में जो ज्वालामुखी उद्गार के रूप में पाई जाती है। मध्य महासागरीय में क्या है, तो अपन मध्य महासागरीय या इनके बारे में अपन जो है स्थल है जो तली है इसके बारे में इन्होंने क्या कहा था। तो एक तो यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, जो अगर महाद्वीप जहाँ से खत्म होते हैं और महासागर का भाग जहाँ से शुरू होता है वहां पर आपको या तो क्या है, पर्वत है जो कटकों के रूप में लंबी सड़क मिलती है, ठीक है? या तो एक जो ये मिलेगा, या फिर ये जो गहरी खाई मिलेगी, या तो इस प्रकार की जो गहरी खाई भी मिल सकती है, या फिर इस प्रकार उभार हुए पर्वत मिल सकते हैं। दूसरा जो मध्य महासागरीय जहाँ से जो मैग्मा या लावा तली के ऊपर आता है मध्य महासागर में, वहां पर आपको क्या मिलेंगे, ज्वालामुखी उद्गार की घटनाएं हो सकती है। क्या हो सकती है? यहाँ पर है जो ज्वालामुखी उद्गार जैसी जो सक्रिय पाई जाती है। तो इसमें जो महासागरीय प्रॉपर्टी में जो चट्टानों का निर्धारण अपन डेंटिक के तथ्य से कर दिया था, ठीक है? इनका निर्धारण है जो काल का निर्धारण अपन जो निर्धारित कर दिया था। महासागरों के नितल की चट्टानों में महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नहीं है। ये क्या कह रहा है, तो महासागरों के तल में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो क्या है, महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा नहीं है। तो ये अपन है जो पहले पढ़ रखा है, ठीक है? ये महासागरीय चट्टान नहीं क्यों है, क्योंकि यहाँ जो लावा है वो मैग्मा है जो क्या है, निरंतर है जो हमेशा बाहर निकलता रहता है और दोनों तरफ है जो समान रूप से जो फैलता रहता है, ठीक है? तो नवीन है ये अपेक्षा नवीन है। और महासागरीय कटकों के दोनों और दोनों तरफ चट्टानों के कटक बराबर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर है जो इस प्रकार है जो समान दूरी, अगर यहाँ से जो कोई देवा निकलेगा तो यहाँ पर अगर 20 मीटर है तो इस साइड भी क्या होगा, 20 मीटर होगा। आयु और संरचना में आश्चर्यजनक है जो समानता पाई जाएगी। तो ये अपन है जो चीजें सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में जो स्पष्ट रूप से अपन ने जो पहली थ्योरी में पढ़ रखा है, ठीक है? ये रिवीजन के तौर पर आप देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद है जो इसकी मध्य महासागरीय जो अध्यस्थल है इसकी बनावट कैसी है, ठीक है? तो इस भाग में मध्य जो महासागरीय तल की बनावट से कुछ ऐसे तथ्य अध्ययन करेंगे जो महासागर है महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। ये कह रहा है कि आकृति जो अपन अध्याय है आकृति 13 में भी अध्ययन करेंगे वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है? उसके बाद इसमें क्या है, जो गहराई व उच्चावच के आधार पर, ये आप यहाँ से ध्यान रखोगे, गहराई व उच्चावच के आधार पर है जो महासागरीय तल में 3 प्रकार को विभाजित किया जा सकता है, ठीक है? गहराई व उच्चावच के आधार पर है जो उसको कितने भागों में विभाजित किया गया, 3 भागों में विभाजित किया जाए। एक तो क्या होगा, महाद्वीपीय सीमा हो जाएगी, दूसरा है जो गहरी समुद्र हो जाएगा, उसके बाद है जो मध्य महासागरीय होगा। अगर अपन मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊं, मान लो ये कोई महाद्वीपीय हिस्सा है, ठीक है? ये कोई महाद्वीपीय हिस्सा, फिर ये क्या हो जाएगा, गहराई के साथ जाएगा, फिर ये और भी गहराई के साथ यहाँ इस तरीके से ये जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो जो ऊपरी जो महाद्वीपीय हिस्सा जहाँ यहाँ पर यहाँ जो पर्वत पठार यहाँ जो निवास स्थायी निवास, ये क्या होगा, जल का होगा। ये यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये जो जंगली भाग होगा, इसमें जो चारों तरफ क्या होगा, जल है जो भरा हुआ। तो ये जो स्टार्टिंग वाला भाग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय सीमा होगी। ये अपन महाद्वीपीय सीमा में मान सकते हैं, यहाँ जल मगन वाला तट हो जाएगा। उसके बाद आगे जाओगे तो इसमें जो कौन सा मिलाया जाएगा, गहरे समुद्र का बेसिन मिल जाएगा। यहाँ पर है जो गहरे जो समुद्र बेसिन है या जो नदियों के द्वारा अवसाद है जो लाए जाते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद जो मध्य महासागरीय कटक में है जो यहाँ ये वाला भाग हो जाएगा, फर्स्ट भाग ये यहाँ पर हो जाएगा, सेकंड वाला भाग है यहाँ हो जाएगा, और तीसरा है जो ये यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मध्य महासागरीय कटक। इसमें आगे क्या है अपन देखते हैं। तो ये क्या है, महाद्वीपीय किनारे एवं गहरे समुद्र बेसिन के बीच का भाग, ये क्या हो जाएगा, मध्य महासागरीय जो किनारे गहरे समुद्र के बीच का भाग है। और इसमें क्या महाद्वीपीय मगन तट भी इसमें शामिल है। आप इन चीजों को ध्यान रखोगे। जो महाद्वीपीय सीमा इसमें क्या निर्धारित है, इसमें जो एक तो मगन तट शामिल है, एक महाद्वीपीय जो ढाल है वो शामिल है,
उसके बाद महाद्वीपीय कहीं कहीं उगार पाए जाते हैं, वो भी है। इसमें जो गहरी खाइयां है वो भी है इसमें शामिल है। तो ये चीजें जो क्वेश्चन बनने लायक है, ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है जो इस प्रकार के जो पुट होते हैं आदि जो महासागरों के विस्तार को समझने में और गहरी जो महासागरीय विशेषता महत्वपूर्ण और रोचक है। उसके बाद वितलीय मैदान इसमें क्या है, ये जो विस्तृत मैदान है, ये क्या है, विस्तृत है जो मैदान महाद्वीपीय तट, एक तो अपन ने जो महाद्वीपीय तट पटा और मध्य महासागर के बीच का जो भाग है जो अवसाद जमा होता है, इसमें वितलीय मैदान में क्या है, जहाँ पर जो अवसाद है जो दूर निक्षेपित होते हैं, इसमें क्या हो गए, अवसादों से जो निर्मित भाग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वितलीय मैदान हो जाएगा। और ये कौन सा, ये मध्य महाकटक और जो महाद्वीपीय सीमा के बीच वाला भाग, ठीक है, इन चीजों को आप है जो याद रखो। ठीक, उसके बाद है जो मध्य महासागरीय कटक के बारे में अपन पढ़ेंगे। अपन है जो मध्य महासागरीय कटक, इसमें क्या है? ये मध्य महासागरीय कटक है जो आपस में जुड़े हुए जो पर्वतों की श्रृंखला है। अगर अपन देखेंगे ये कोई इस प्रकार का अगर महाद्वीप है तो इसमें जो लंबी श्रृंखला होगी पर्वतों की, वो कौन सी होगी, वो मध्य महासागरीय कटक की होगी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये क्या महासागरीय डूबी हुई पर्वतों की ये जो श्रृंखला जो धरातल पर संभवतः सबसे लंबी है। अगर अपन जो जो अंटार्कटिक जो अपन महासागर देखते हैं, जो अटलांटिक महासागर, इसमें जो सबसे लंबी जो कहा जाता है कि ये सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, ये विश्व की क्या है, पानी के अंदर है, परंतु इस प्रकार की जो किसमें पाई जाती है, जो मध्य महासागरीय घटक में। ठीक है, और घटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक जो रिफ्ट होगी या प्रभाजक पठार होगा या इनकी लंबाई के साथ जो पार्श्व मंडल भी होगा। अगर इस प्रकार है जो इसके साइड साइड में और भी है जो पर्वत श्रृंखलाएं हो सकती है। ठीक है, और इसमें जो ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र, ये मध्यवर्ती भाग है, इसमें क्या है, ज्वालामुखी जो सक्रिय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो जो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, आप ये जो पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में है जो याद रखोगे। और दूसरा है जो मध्यवासी शिखरों के साथ रिफ्ट होगी या तो कोई खाई होगी, या फिर ये जो प्रपाजक पठार है लंबाई के साथ जो पार्श्व मंडल की भी विशेषता पाई जाती है। और इसमें जो क्या है, एक तो सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र भी है, तो इन चीजों का जो याद रखोगे। और अगला इसमें जो दे रखा पॉइंट है जो ज्वालामुखी और भूकंप का वितरण है, वो अपन ये पढ़ेंगे तब इसको है दोबारा पढ़ेंगे, तो इसको मैं जो स्किप कर रहा हूँ। इसमें आगे टॉपिक क्या दे रखा है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। इसमें है जो सागर तल का जो विस्तार है जो दे रखा है। ठीक है, जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है कि प्रवाह के उपरांत भी अध्ययनों में महत्वपूर्ण जानकारी है जो वैगनर के अनुसार है जो क्या कहा था। ठीक है, वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी चट्टानों का जो पूरा तो चुंबक है या जो सागर तल मानचित्र के माध्यम से इसमें उजागर किया जाए। ठीक है, इसमें क्या ये देखा गया है कि मध्य महासागरीय घटकों के साथ है जो ज्वालामुखी उद्गार होता है। मध्य महासागरीय में क्या होगा, साथ में ज्वालामुखी उद्गार के जो सामान्य क्रिया होती है, बड़ी मात्रा में जो लावा क्या है धरातल से जो बाहर निकलता है। दूसरा इसमें क्या है, मध्य सागरीय घटकों के दोनों तरफ है जो समान दूरी पर है जो चट्टानों का निर्माण होता है, उसमें जो आयु संगठन है चुंबकीय गुणों में जो समानता पाई जाती है। क्या होगी, उनमें जो मध्य महासागरीय घटकों के दोनों तरफ, ये मैंने आपको जो एरिया सिद्धांत पढ़ा था उसमें जो स्पष्ट रूप से बताया था। ठीक है, और समीप चट्टानों में चुंबकत्व ध्रुवण है जो पाया जाता है, और उसमें नवीनतम चट्टाने हैं, और घटकों के दूर जाने पर आपको जो पुरानी है जो चट्टाने मिलेगी। ठीक है, जो क्योंकि नजदीक में जो लावा है जो कम या ज्यादा मात्रा में निकलता रहता है, और दूर जाकर जो पुराना हो जाता है। ठीक है, मध्य महासागरीय चट्टानों में जो महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानों, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी की चट्टानों की अपेक्षा नहीं है। ये क्या कह रहा है, महासागरीय जो चट्टाने हैं वो क्या है, महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा क्या है, नवीन है, ये अपन ने पढ़ लिया। और महासागरीय प्रॉपर्टी है जो चट्टानों है जो लगभग 20 करोड़ से जो पुरानी नहीं है। ये क्या कह रहा है, 20 करोड़ से ये जो पुरानी नहीं है। ठीक है, और गहरी खाइयां जो उसमें क्या होता है, भूकंप अधिक अंदर होता है। ये क्या कह रहा है, जो गहरी खाइयां वहाँ भूकंप है जो उद्गम के अंदर अधिक गहराई पर है, जबकि जो मध्य महासागरीय घटकों में जो भूकंप का अधिक अंदर है जो कम गहराई पर विद्यमान है। अगर कोई गहरी खाई है तो वहां पर क्या है, जो भूकंपीय अधिक अंदर है जो फुक्स है जो भूकंप का उद्गम का, तो वो क्या अधिक गहराई पर। परंतु जो मध्य महासागरीय घटक है, मध्य महासागरीय क्यों, क्योंकि जो इसकी मोटाई है जो 5 से 7 किलोमीटर है, और इसकी क्या है जो मोटाई है वो ज्यादा है। ठीक है, इन इन तथ्यों व मध्य महासागरीय घटकों को दोनों तरफ है जो सम्मुखीय गुणों में जो विश्लेषण है जो होम्स ने 1961 की परिकल्पना में सागर अध्यस्थल या सी फ्लोर स्प्रेडिंग मेज के रूप में जाना जाता है। और एस्ट के तरफ जो मध्य जो घटकों के शीर्ष पर जो लगातार क्या है, शीर्ष पर क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार होगा। मैंने आपको बताया उद्भेदन महासागरीय घटकों में विभिन्नता से विभेदन हुआ है, और नया लावा जो दरार के माध्यम से मध्य महासागर के दोनों तरफ है जो धकेल रहा है। इस प्रकार जो अध्यस्थल का विस्तार हो रहा है। मध्य महासागरीय प्रॉपर्टी का जो अपेक्षाकृत क्या है, नवीन है। इसके साथ ही एक महासागरीय विस्तार के दूसरे महासागरीय विस्तार न सिकुड़ने पर हेस ने जो महासागरीय प्रॉपर्टी के सेवपन की भी बात कही है। अगर क्या होता है, कोई भी जो ये पट्टी हो गई और इसमें क्या हो गया, अगर टकराव होता है तो इसमें क्या होता है, जो नष्ट भी होती है। ठीक है, और ज्वालामुखी प्रॉपर्टी से जो नई क्रस्ट का भी निर्माण होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ महासागरीय जो गर्तों का भी विनाश होता है। अगर क्या होगा, टकराएगी तो उसमें जो गर्त है जो खाई है उनका भी विनाश होगा, और सागरीय तल विस्तार में मूल संकल्पना है जो दिखाई गई, तो इसको आप है जो याद करोगे। ये रहा पहले टेक्नोनिक है जो अपन है जो मैकेंजी वाला है जो पहले पढ़ रखा है, इसको है जो पढ़ कर गया, आपका जो टाइम है जो अधिक व्यतीत नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये प्लेट यहाँ पे यहाँ से एनसीईआरटी से भी पढ़ ले, यूरेशिया प्लेट होगी, अंटार्कटिका है, उत्तरी अमेरिकन है, मध्य अंटार्कटिका यूरेशिया है,
या अफ्रीकन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, या जावा डिप्यू का है, या एलुसियन खाई है, प्लेटों फिलिपन प्लेट है, जावा ट्रेंस, ये प्लेट है, नजा का प्लेट है, तो इसको आप है जो ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद ये अपन है जो पढ़ लिया है, ठीक है। ठीक है, इसमें जो एक तो प्लेटों का प्रवाह है जो किस प्रकार होता है, तो इसमें जो सबसे कम है जो प्लेट का प्रवाह आप याद रखोगे, आर्कटिक जो प्रवाह है जो सबसे कम है, जो 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से क्या हो रही है, ये गतिमान हो रही है। और उसके अलावा जो सबसे सर्वाधिक जो ज्यादा है तो वो किसका है, दक्षिणी प्रशांत महासागर है, जो 5 से 6 है। आप 5 याद रखोगे एग्जैक्ट, तो वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और उसके लिए प्लेट संचलन के लिए बल कौन सा है, तो वो सेवनी बल है। कौन सा सेवनी प्रवाह बल है जो एरियस ने इस पर सिद्धांत पर है जो दिया था। और उसके बाद ये जो भारतीय प्लेट है इसके बारे में आप एक बार रीड कर लोगे, ठीक है। भारतीय प्लेट के बारे में जो अपन ने पढ़ लिया, फिर भी आप इसके बारे में एक बार रिवीज कर लोगे। ये भारतीय प्लेट मतलब इसमें जो एक तो मैं आपको अगर जानकारी दूं तो एक तो यूरेशियन प्लेट क्या होगी, ये स्पेस पड़ा है। अगर इसमें एक जो यूरेशियन प्लेट है और दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी ये जो अफ्रीकन प्लेट है। ये दोनों क्या कर रही है, भूमध्य रेखा की ओर गति कर रही थी अपने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो इसमें एरिया वेगनर वाले में पढ़ा था, ये क्या दोनों गति कर रही है। तो इसमें जो गति करने से क्या होगी, दोनों के बीच में जो टक्कर हुई, टक्कर होने से क्या होगी, हिमालय जैसे पर्वतों की, अल्पाइन पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। ये जो इस प्रकार है जो पर्वत में दिखाया गया है, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे तो ये देखोगे, इसमें देखो ये क्या है, ये यूरेशियन प्लेट है एक तो, और दूसरी क्या है, ये जो हिंद महासागर हो गया। जो अगर भारतीय प्लेट इस और सिर की, तो इसमें क्या हो गया, जो सागर था तो उसमें जगह होगी। तो ये देखो, अगर 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व देखोगे तो आरंभिक में भारत कहाँ था, ये क्या है, ये 0 डिग्री लाइन, ये विषुवत रेखा के अपन क्या थे, दक्षिण गोलार्ध में थे। परंतु वर्तमान में अपन भारत कौन सा है, भारत उत्तरी गोलार्ध में। तो अपन आप देखोगे तो 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व है जो अपन भारत इस जगह पर आया था। उसके बाद विषुवत रेखा को पार करते हुए जो वर्तमान है, जो भारत कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो ये चीज है जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से जो टर्सरी काल में जो हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, तो इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखो, ठीक है। अब अपन है जो क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करें, ठीक है। ठीक है, इसमें अपन क्वेश्चन के देखेंगे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्वेश्चन निम्नलिखित में से सर्वप्रथम जो यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया या अमेरिका के जो एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त किसने की थी, ये जो ये एक साथ थे पहले, तो ये किसने की थी, तो इब्राहिम ऑस्ट्रेलिस ने जो संभावना व्यक्त की थी। जो उसने क्या माना था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका जो एक साथ होने की है, जो जुड़े होने की संभावना सबसे पहले जो इब्राहिम ऑस्ट्रेलिस ने की थी, ठीक है। यहाँ तक ये जो क्वेश्चन आप याद रखो, तो यूरोप हो गया या जो अफ्रीका हो गया, इनके जो एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त किसने की, तो इब्राहिम है जो ऑस्ट्रेलियस ने की थी, ठीक है। इसके बाद अपन है जो आगे चलते हैं, इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि महाद्वीपों महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ये किसने दिया था, ये किसने दिया था, तो अल्फ्रेड वेगनर दिया था। कब दिया था, तो आप 1912 में इसको जो याद रखो। और इसके जो मेन दूसरा क्या है, जो पक्ष में जो प्रमाण थे, प्रमाणों को आप जो इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, इसको चीज को याद रखोगे। और इसका जो भूगर्भिक काल था, उन कालों के बारे में ध्यान रखो, किस काल में जो कौन सी घटना हुई थी, ये चीजें आप याद रखोगे मेन, ठीक है। उसके बाद है जो अपन अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसमें क्या क्या नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। नीचे दिए कथन है, वेगनर के अनुसार है जो महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक जो वर्ध भाग था, उसको जो महाद्वीपीय भाग को अपन क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक संपूर्ण स्थल का निर्माण था। उसके चारों तरफ जो विस्तृत जो जलीय भाग था उसको है जो पेंथालासा, ये स्टेटमेंट दे रखा है। तो जो कथन है इस पर विचार करना। और इनके जो मध्य एक उथला हुआ सागर था, उसको इन्होंने जो तैतीस सागर नाम दिया, जो उथला हुआ सागर है उसको तैतीस सागर नाम दिया, ये पहला स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ तक ये सही। पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप जो उत्तरी भाग था, जो उत्तरी भाग जो लॉरेशिया, उत्तरी भाग को या जो लॉरेशिया या फिर गोंडवाना, और दक्षिणी भाग को इन्होंने क्या नाम दिया था, गोंडवाना कहलाया था, ठीक है। तो उपयुक्त कथनों में से जो कौन सा सत्य है, तो अपन ने जो पढ़ा था कि जो वो पेंजिया था और दूसरा क्या था, पेंथालासा था जल से। और उसका जो दो विखंडन हुए तो उत्तरी भाग है जो अंगारालैंड या गोंडवाना लैंड, सॉरी गोंडवाना लैंड, या इसको अपन अंगारालैंड या लॉरेशिया, और उसको है जो गोंडवाना लैंड नाम देते हैं, ठीक है। तो ये कथन दोनों क्या है, इसमें अपन कर सकते हैं कि सी राइट है, एक और दो दोनों सही। उसके बाद अपन है जो इसमें 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो प्रमाण है के बारे में देखते हैं, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन के किन प्रमाणों को जो प्रस्तुत किया गया था महाद्वीपीय विस्थापन के समय, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है जो देखो, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। किन प्रमाणों को है, तो महाद्वीपीय तटरेखा जो जिगसार रूप में साम्यता है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है जो सही है, क्या ये जिगसार साम्य के रूप में, ये क्या जिगसार के रूप में है, ठीक है। तो ये एक आप एक याद रखोगे। दूसरा इसमें क्या दे रखा है, जो चट्टानों की आयु में समानता, ये अपन अभी अपन ने ये चीजें जो पढ़ी आयु है, ये प्लेसर निक्षेपण के रूप में अपन ने ये जो
पढ़ा था। ठीक है, प्लेसर एक्सेप्शन जो सोने की सिराई थी उसके बारे में अपन ने पढ़ा था, और लेमूर नामक के जीव की उपस्थिति के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीजें जो तो इसमें क्या आ जाएगा, कितने स्टेटमेंट है, तो आपको अगर ये पहला भी राइट है, सेकंड भी राइट है, थर्ड भी राइट है, और जो फोर्थ भी राइट है, अगर अपन टूट में देखेंगे तो क्या आ जाएंगे, उपरोक्त है जो सभी वाला राइट हो जाए। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में आने के लायक है। ठीक है, इसके बाद अपन जो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो टिलाइट को परिभाषित करता है। इसने क्या कहा, टिलाइट को जो परिभाषित करेगा, टिलाइट क्या थे तो उनके बारे में अपन ने जो भी पढ़ के आए हैं। तो ये क्या थे, जो ये ज्वालामुखी पदार्थों के जो अवसादों से निर्मित चट्टान क्या ये है, या फिर ये जो नदियों के जो अवसाद है, या फिर ये जो अवसादी चट्टान है जो हिमानी निक्षेपण से, या जो मरुस्थलीय क्षेत्रों की सतहों के नीचे जो पाए जाने वाले समुद्री जीवों के अवशेष। नहीं, तो ये क्या है, ये अपन ने स्पष्ट रूप से पढ़ा था, ये क्या था, हिमानी निक्षेपण थे। ये क्या थे, हिमानी निक्षेपण को है जो अपन टिलाइट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें और क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगनर के अनुसार है जो महाद्वीपीय विस्थापन में कौन सा बल उत्तरदायी था। महाद्वीपीय वेगनर ने जो महाद्वीपीय एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कौन सा था, एक तो जो पोलर ध्रुवीय या जो फ्लाइंग बल है, या फिर ज्वारीय बल है, या गुरुत्वाकर्षण बल है, या मेंटल भाग में संवहन धाराओं के द्वारा उत्पन्न बल। तो ये देखो अपन एक तो एनसीईआरटी पे तो कौन सा दो बल लिखे हुए, परंतु अपन ने जो थ्योरी पढ़ी थी या साइंस सिंह की बुक में जो गुरुत्व बल भी लिखा हुआ है, कौन सा लिखा, एक तो गुरुत्व बल, एक है जो प्लवनशीलता बल, और ये कौन सा है, ज्वारीय बल लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, तो इसमें आप देखोगे तो ऑप्शन कट करो। देखो अपन ये जो मेंटल भाग में सेवनी धाराओं के द्वारा उत्पन्न बल, ये अपन नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये अपन क्योंकि ये जो सेवनी धाराओं बल है ये जो 1829 के बाद है, जो 1930 में स्टार्ट होता है, परंतु वेगनर का सिद्धांत कब का है, 1912 का। तो अपन इसमें क्या करेंगे, जो स्टेट में जो कथन है इसको है जो काटने का प्रयास करेंगे। अगर 4 नंबर है जो इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल एक आंसर हो नहीं सकता, तो अपन क्या करेंगे, दो और तीन। और एनसीईआरटी में जो पोलर ध्रुवीय भी लिखा हुआ है और ज्वारीय बल भी लिखा, तो ये दो दोनों है जो राइट है, तो ऑप्शन है जो ये अपना राइट हो जाए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या देख रहा था, महाद्वीपीय के विस्थापन में संबंध में दो ऑर्थर होम्स के द्वारा प्रस्तुत सेवनीय धाराओं का सिद्धांत में नीचे दिए गए कथनों पर आपको क्या करना है, इन संबंध में विचार करना। जो कथन महाद्वीपीय जो सेवनीय ऑर्थर होम्स ने क्या किया, इस सिद्धांत के तहत पृथ्वी के मेंटल भाग में सेवनीय धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। कौन से भाग में, मेंटल भाग में, तो ये बात सही है। ठीक है, उसके बाद ये इस सिद्धांत के अनुसार है जो महासागरीय नीतल के चट्टानों पर सामान्य व उत्क्रमणीय चुंबकीय क्षेत्र है जो की बटियां पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये देखो आप इसमें देखेंगे, ये चुंबकीय उत्क्रमण या चुंबकीय संरक्षण है, ये जो 1960 के बाद में स्टार्ट होता है, ये कौन सा था, और ये सिद्धांत कब का है, ये सिद्धांत है 1930 का। तो ये जो चुंबकीय उत्क्रमण की बात के ऊपर है जो यहाँ सही नहीं पाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो दो सिर्फ कथन केवल एक सही हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक कथन सही हो जाएगा। उसके बाद है जो नीचे दी गई घटना पर अपन को क्या करना है, विचार करना है। इसमें क्या है, जो समुद्री जो अधतली में जलमग्न या पर्वत है। ठीक है, जो अपन क्या पढ़ा था, समुद्री जो अधस्थली थी जलमग्न पर्वत और गहरी खाइयां जो प्राय महाद्वीप के किनारों पर स्थित है। तो अपन ने ये पढ़ा था, महाद्वीप के किनारों पर है जो गहरी खाइयां पाई जाएगी, या जो गहरी खाइयां और जो जलमग्न पर्वत है, तो ये पर्वत कट गए, या क्या हो जाएगा, पर्वत कट गए। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद महासागरीय चट्टानें हैं जो क्या है, महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा क्या नवीन, ये क्या कह रहा है, महासागरीय चट्टानें हैं जो महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाले चट्टानों की अपेक्षा क्या है, नवीन है। तो यहाँ ये सही, तो इसमें क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य पूछा, तो ये इसमें ये पर तो दोनों सत्य हो जाए। ठीक है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में, तो ये कौन है, जो प्रशांत महासागर। ये क्या है, ये वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता, तो रिंग ऑफ फायर है जो प्रशांत महासागर। ठीक है, उसके बाद है इसे दिए गए कथनों में सुमेलित करना। ठीक है, कौन सा सुमेलित है, सॉरी, तो इसमें अगर अपन देखेंगे तो महाद्वीपीय जो सीमा है ये क्या महाद्वीपीय किनारों पर है। ठीक है, और उसमें क्या गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है, अपन ने जो गहरे समुद्र के बीच का और महाद्वीपीय किनारों का भाग है, तो ये सही है। उसके बाद द्वीतलीय मैदान ये क्या महासागरों से बहाकर लागे अवसादी है, तो ये भी अपन ने अभी पढ़ रखा है। उसके बाद ये जो मध्य जो कटक है, तो ये क्या, ये प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न प्रकार के द्वीप है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो क्या यहाँ पर जो भूकंप जैसी घटना यहाँ जो होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें आप एक और दो सुमेलित है। ठीक है, अब अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि सागर जो अध्यस्थल का विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए इसने जो किस अवधारणा पर विचार नहीं किया था।
ठीक है, तो अपन ने जो हैरियस का सिद्धांत पढ़ा था इसमें जो कौन सी चीजें नहीं आई थी, तो मध्य महासागरीय घटकों के सारे जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती है यहाँ पर, आयु में समानता है, यहाँ जो समान जो विस्तार होता है लावा का वो भी पढ़ा था। तो इसमें जो जीवाश्मों के वितरण है यहाँ मध्य महासागरीय घटकों के दोनों ओर जो तरफ चट्टानों का जो निर्माण का समय है वो समान था। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीवाश्म के बारे में पढ़ना है। जीवाश्म के बारे में सिर्फ है जो वैगनर है जो व्याख्या करता है, और इसमें गहराइयों के साथ है जो भूकंप का उद्गम केंद्र है जो करे के साथ भूकंप का उद्गम केंद्र का विश्लेषण भी होता है, परंतु जो ये नहीं, इसमें जो असत्य असत्य पूछा है या क्या है जो नहीं है, ठीक है, कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ये हो जाएगा जीवाश्म वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जो अपन निम्नलिखित में से कौन सा है जो सत्य है, इसके बारे में अपन जो पढ़ना है, ठीक है। तो मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने जो विवर्तन की जो अवधारणा है जो 1967 में प्रदान की थी, ये अपन ने जो पढ़ रखा है। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, विवर्तन की जो प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बनी थी, तो ये सही है। क्या है जो विवर्तन की जो महासागरीय भी होगी और महाद्वीपीय प्लेट भी होगी, ठीक है, ये प्लेट विवर्तन के अनुसार। और महासागरीय स्थल मंडल प्लेट की है जो मोटाई है जो महाद्वीपीय प्लेट की अपेक्षा कम है। ये क्या कह रहा है, जो इसकी जो मोटाई है महासागरीय प्लेट की वो महाद्वीपीय भाग की तुलना में क्या है, कम है, तो ये क्या हो जाएगी, कम है। तो ये क्या हो जाएगी, तीनों स्टेटमेंट है जो राइट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसमें और क्या, प्लेट संचलन के फलस्वरूप होने वाली जो प्लेट की सीमाओं के संबंध में जो असत्य कथन क्या है। इसमें जो प्लेट की अपन अभिसारी है अपसारी है या फिर जो पढ़ा है, तो उसके बारे में जो स्टेटमेंट रूपांतरण है इनके बारे में क्या दे रखा है, तो इसमें अपन देखेंगे। तो जो अपसारी सीमा के अंतर्गत है जो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में हटती है, तो अपन ने पढ़ा है, तो ये इस प्रकार है जो प्लेट एक दूसरे में विपरीत दिशा में जाती है। अगर विपरीत दिशा में जाएगी तो इसमें क्या आ जाएगा, जो नई क्रस्ट का निर्माण होगा। तो इसमें देखते हैं अपसारी सीमा के और जो नई क्रस्ट का निर्माण होता है, तो ये भी पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है। इसके बाद अभिसरण सीमा है जो एक दूसरे की ओर तरफ आती है, एक दूसरे का अति नीचे दब जाती है, जो इसमें क्या होता है भू प्रॉपर्टी जो नष्ट होती है, तो ये भी क्या स्टेटमेंट सही है। इसके बाद रूपांतरित सीमा पर है जो नई प्रॉपर्टी का निर्माण और नई क्रस्ट का विनाश दोनों होता है, तो इसमें क्या न तो कोई नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और नई नष्ट होता है, ये स्टेटमेंट है जो असत्य है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है अगला, पेंजिया का प्रयोग है जो किसके द्वारा किया गया था, पेंजिया जो शब्द है इसका प्रयोग है जो किसके द्वारा किया गया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने जो कहा था। ये जर्मन भाषा का शब्द है, पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी या स्थलीय स्तर, ठीक है। उसके बाद है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। इसमें है जो भूसन्नति सिद्धांत से क्या होता है, तो भूसन्नति सिद्धांत से पर्वत निर्माण होता है, ठीक है। चतुष्फलकीय परिकल्पना किससे संबंधित है, ये जो महाद्वीपीय जो उत्पत्ति से संबंधित है। उसके बाद है जो स्थिर से तरंग सिद्धांत है वो किसका है, तो स्थिर तरंग सिद्धांत के बारे में अपन इसमें देखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ज्वारीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्वारीय उत्पत्ति से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। स्थलीय जो तरंग है वो किसी ज्वार की उत्पत्ति से, और अवतलन सिद्धांत है जो क्या हो जाएगा, प्रवाल भित्तियों से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है जो फर्स्ट में 3 बैठ रहा है, और बी में जो 4 बैठ रहा है, और थर्ड में, और ये ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, वेगनर का विस्थापन जो सिद्धांत है मुख्य निम्नलिखित में से किसकी जो व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था, वेगनर का जो किसके लिए व्याख्या करता है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे। तो हिमयुग और हिमनदियों का संचलन के लिए या समुद्री तटों और हिमनदियों का महत्वपूर्ण जो भूवैज्ञानिक समानता है, ठीक है, यहाँ इसमें भू आकृतियों और महासागरों के तल का वितरण है, यहाँ विश्व के प्रमुख जो जलवायु परिवर्तन है। तो इसमें देखेंगे तो हिमयुग और ऐसी कोई बात नहीं करती, ये क्या करता है, जो समुद्र तटों है या हिमनदों को ये जो समानता की बात तो करता है, ये तो पहला आता है जो बढ़ता है। और उसके बाद है जो इसमें भू आकृतियों और महासागरों के तल का वितरण के जो इसमें महासागरों के तल के जो वैगनर कोई बात नहीं करता है, ये तो तल की बात तो है जो एरियास के वहां तब आती है, ठीक है। और ये जो जलवायु वितरण है जो उसकी मूल की समस्या थी, तो आप इसमें जो बी और डी है जो मान सकते हैं, बी और डी है, कौन से में, ये ऑप्शन नंबर सेकंड है जो इसका राइट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है जो सेकंड इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि हुई है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो महाद्वीपों के तटों में भौगोलिक एकरूपता कंप्यूटर द्वारा आकलन किया गया, ठीक है, ये एक बार अपन ठीक है किया गया था। उसके बाद है जो दक्षिणी जो महाद्वीपों में भूवैज्ञानिकों में संबंधित जो समरूपता खोजी गई थी, तो ये भी है जो स्टेटमेंट महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है, तो ये दोनों जो कंप्यूटर के द्वारा आकलन अपन एनसीईआरटी में पढ़ा है। और जो दक्षिणी जो महाद्वीप है जो अपन कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका और जो अफ्रीका है, इनके बारे में भी तट है जो साम्य रूप में बैठे थे। और उसके बाद जो पूरा चुंबकीय तत्व है जो, ये भी है जो इसकी पुष्टि भी है जो की गई थी। उसके बाद है जो सागर तल प्रसरण में भी इसमें वे प्रमाण मिले, तो इसमें अपन है जो चारों स्टेटमेंट है जो सही होते
निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन वैज्ञानिक के द्वारा प्रमाणित नहीं है? ठीक है, तो इन्होंने जो पूरा जीव विश्व के प्रमाण दिए थे, जिग फिट बैठ रहा था, लेमिंग जो जीव है इसमें जो ये ऑप्शन सी नंबर लिखना जो भूल गया था, ठीक है। लेमिंग जीवों का विलुप्त होना नहीं है, लेमिंग जीव पाए जाते थे और जो पश्चिम की ओर गमन कर रहे थे, तो ये भी क्या है, लेमिंग जीव तो विलुप्त नहीं है, जो उपस्थित थे, तो ये स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, तो ये हो जाए। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर रॉकीज, एंडीज और उत्तरी दक्षिणी में स्थित है जो बाहु का बात विस्थापन के संबंधित माध्यम से स्पष्ट किया था, तो ये जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो रॉकीज है, एंडीज पर्वत जो उत्तर से दक्षिण के बाहु के अथवा विस्थापन की बात की थी, तो ये अपन ने जो टर्सरीकालीन जो मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति के संबंधित है जो एफ बी टेलर ने इसके बारे में जो जानकारी दी थी, तो उस पर सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया था, किसने किया था, एफ बी टेलर ने किया था। उन्होंने कहा था ये लॉग के रूप में जो क्या कर रही है, गमन कर रही है, तो इसके माध्यम से उन्होंने जो प्रतिपादित किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से जो कौन सा साक्ष्य है जो महाद्वीप के विस्थापन की जो पुष्टि नहीं करता है? इसमें क्या कह रहा है, महाद्वीप के जो निम्नलिखित में से कौन सा जो साक्ष्य है महाद्वीप के विस्थापन की जो पुष्टि नहीं करता है? तो महाद्वीप विस्थापन है जो पूरा चुंबक तो करता है, ज्वारीय बल है जो करता है, सागरीय नीतल करता है, परंतु ये जो नहीं, तो इसका ऑप्शन है जो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ये है जो राइट हो, तापीय संकुचन है जो पर्वतों के उत्पत्ति से संबंधित। वेगनर के अनुसार महाद्वीप पे विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी था, कौन सा है जो बल उत्तरदायी था? तो वैगनर ने जो कौन से बल को उत्तरदायी माना था, ठीक है, तो इसमें जो वैगनर ने जो टाइडल फोर्स को माना था, तो इसमें आप है जो ज्वारीय बल मान सकते हैं, ठीक है, कौन सा माना था, ज्वारीय बल दे रखा है। ठीक है, निम्नलिखित विधानों में सर्वप्रथम किसने जो 1960 में जो सागर नीतल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग है जो किसने दिया था, तो ये हो जाएगा एरियस का, इसका एस एस है या एरियस, ठीक है, इसको आप नाम याद रखो। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो प्रमाण है जो बैठता है, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो प्रमाण कौन सा बैठता है, तो जिग है, और ये ट्रांसकरेंट भ्रंश, ये इसके बारे में अपना नहीं पता था, विभिन्न जीवों के जीवाश्म के बारे में पता था, मेंटल में सेवन के बारे में ये जो पक्ष में प्रमाण नहीं है, क्योंकि ये महाद्वीपीय विस्थापन है जो 1912 की घटना है और ये उसके बाद में है, तो ये अपन इसमें ए और सी मान सकते हैं, ए और सी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। महाद्वीप या महासागरों की उत्पत्ति के जो चतुष्फल के सिद्धांत है वो किसने किया था, तो चतुष्फल के सिद्धांत है जो लोचित गिरिन का था, ये अपन ने जो स्पष्ट रूप से पढ़ा था। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने जो महाद्वीपीय भाव के सिद्धांत का प्रतिपादक जो ये क्या था, ये किस विषय में रुचि रखता था, तो ये अपन ने जो पढ़ लिया था, मौसम विज्ञानी था, क्या था, मौसम विज्ञानी या जलवायु शास्त्र था, ये वनस्पति भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार अपन जो साधारण चीजें नहीं पढ़ती है और एग्जाम में जो साधारण क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाओं में जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए, जो प्लेट विवर्तन की है तो इसमें क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय जो प्रवाह है जो हो जाएगा, या और चुंबकीय उसके बाद है जो भू संतुलन और पूरा चुंबकीयता, और इसमें क्या हो जाएगा ध्रुवण संचरण, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है जो दो, एक और तीन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एक और तीन है जो हो जाएगा, महाद्वीपीय प्रवाह भी हो रहा है और पूरा तो चुंबकीयता की ये जो जानकारी देता है, परंतु ध्रुवण के बारे में और ऐसी इसमें कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या देगा, चतुष्फल के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से अपन को कथन पढ़ना है और सही उत्तर देना, क्या है, सही है, असत्य है, नहीं है, इनके बारे में जरूर ध्यान रखो। तो ये चतुष्फल के सिद्धांत की बात कर रहा है, तो लोचिन ग्रीन ने दिया था, ये क्या संकुचनवादी था या महाद्वीपों को स्थिर मानता था, इसके ये जो, तो ये ज्यामितीय सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। उसके ये जो मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की है जो व्याख्या करता है, तो ये अपने मोड़दार पर्वतों के बारे में ऐसा चतुष्फल के में नहीं पढ़ा, तो ये स्टेटमेंट एक बार काट देते। ये विस्थापन संकल्पना की है जो विस्थापन के बारे में जो नहीं करता, ये क्या संकुचनवादी था तो स्थिर मानता था, ये भी इसका गलत हो जाएगा। ये महाद्वीप या महासागर को स्थायित्व को विकास की बात करता है, तो ये बात है जो सही है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर एक और है जो क्या राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कथन दे रखा है, चतुष्फल के सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों की श्रेणी को वर्तमान वितरण की ऐसी व्याख्या करते हैं, ये बिल्कुल है जो सही है, और ये इसकी मेन विशेषता है, इसके लिए सिद्धांत को है जो महत्व दिया जाता है, तो ये शीतलन और संकुचन ने पृथ्वी को चतुष्फल के आकार जो ग्रहण मदद की, तो ये भी अपन सही पढ़ा था, तो ये और दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से इसमें कौन सा कथन है जो सुमेलित नहीं है, तो पेंटागोनल डोडेकाहेड्रल है जो लॉर्ड गेल्विन की है, चतुष्फल की सिद्धांत है जो लॉचिन ग्रीन, और महाद्वीपीय प्रवाह है जो सिद्धांत एजी वेगनर, और उसके बाद सागर नीतल प्रसरण है जो किसका है, एरियास का, तो इसमें अपन कौन सा है जो असत्य है या सुमेलित नहीं है, तो अपन को पता है पेंटागोनल है जो डोडेकाहेड्रल है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसकी जो परिकल्पना का नाम था वो क्या था, पेंटागोनल है जो किसने दी थी, ब्यूमॉन्ट ने दी थी।
इलीडी, इलीडी व्यू माउंट है जो परिक्रम नदी, तो इसका ऑप्शन है जो ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है जो सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना, ठीक है। तो महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है वो अपन वैगनर का है। समुद्र तल प्रसरण है जो और तहरी एस का है, ठीक है। इसमें जो एक मिनट, समुद्र तल का जो किसका है, जो एरी एस का है, ठीक है। सेवनी तरंग है जो होम्स का है, और प्रत्यावर्त सिद्धांत है जो किसका हो जाएगा, वैगनर का हो जाएगा। तो इसमें है जो सॉरी ये वैगनर, इसमें है जो ये किसका हो जाएगा, रीड का। तो इसमें जो 3-1 है जो कौन से में आ रहा है, ठीक है। 3-1 है जो पहले में आ रहा, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से भूवैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक जो संकुचनवादी नहीं है, संकुचनवादी कौन नहीं है, लॉचिन ग्रीन है, चतुष्फल के संकुचन है, लॉर्ड गैल्विन है संकुचन है, सोलास है संकुचन है, टेलर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चतुष्फल के सिद्धांत है जो कब प्रतिपादित किया गया था, तो ये 1875 में जो प्रतिपादित किया गया था। वैगनर ने जो महाद्वीपीय सिद्धांत है जो पक्ष में जो कौन सा प्रमाण नहीं है, पक्ष में जो महाद्वीपीय विस्थापन का जो पक्ष में प्रमाण नहीं है कौन सा है जो वैगनर, तो ये इंपोर्टेंट है, मैंने कहा पक्ष के प्रमाण में कई बार क्वेश्चन पूछा। भूगर्भीय प्रमाणों के आधार पर अंटार्कटिका महासागर के दोनों तटों में जो कैलोडियन और अर्सिन पर्वतों के जो समानता पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट है जो सही है पढ़ रखा है स्पष्ट रूप से। और आंध्र महासागर के दोनों तटों पर जो चट्टानों पाए जाने वाले जीवाश्म फॉसिल और वनस्पति अवशेषों में भी समानता पाई जाती है, ये भी अपन ने पढ़ रखा है। और स्केडोनिया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लैमिंग नामक के छोटे छोटे जंतु है जो अधिक संख्या में हो जाने के कारण ये जो पूर्व की ओर भागते थे, और जो स्थलता मिलने के कारण ये क्या आगे जलमग्न हो जाते थे, ठीक है। और इसमें ग्लोटोसिस वनस्पति के जो भारत है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, या ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका में पाए जाने के प्रमाणित होते हैं। तो इसमें कौन सा असत्य पूछा है, क्या पूछा है, कौन सा सत्य नहीं, तो ये इसमें जो पूर्व नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा पश्चिम की ओर भागते थे, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है जो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसमें अलग अलग पेंजिया का विभाजन है कब हुआ था, तो पेंजिया का विभाजन है जो वैगनर के अनुसार है जो कार्बोनिफेरस माना गया, ठीक है। और ये है जो अपन ने कितने है जो कम से कम